हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे आप यहाँ पे कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विज्ञान का प्रश्न पत्र है, इसको देखेंगे कि आप इसमें देखेंगे कितने प्रश्न आप क्लियर कर ले रहे हैं। जो मेरे पास एक विज्ञान का यहाँ पे प्रश्न है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसको आज हम कवर करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न आप कर ले रहे हैं और इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। जो विकल्प आपके सामने है, त्वरण, दूसरा है चाल और तीसरा है आवेग और चौथा है संवेग। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरण। तो जो पहले का आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा जिसको ए से दर्शाते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ में खींचा और इधर लिया चाल और इधर लिया समय, ठीक है। तो चाल और समय का जो ग्राफ होता है यह क्या दर्शाता है, और ऑप्शन आपके सामने है चाल। पहला ऑप्शन है कि चाल दर्शाता है, दूसरा ऑप्शन है कि विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, तीसरा है कि त्वरण को और चौथा है वेग को। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि जो कि किसी का भी अगर ग्राफ निकालना हो तो चाल और समय बराबर क्या होते हैं। तो चाल बराबर दूरी बट्टा के समय होता है, यहाँ पे विस्थापन बराबर वेग बट्टा के समय होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा के समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बट्टा के समय होता है। तो चाल और समय, ध्यान दीजिएगा, चाल और समय किसको बताते हैं, तो चाल और समय जो बताते हैं वो विस्थापन को बताते हैं। तो करेक्ट आंसर आंधी विस्थापन पे चला जाएगा। अगला देखेंगे बल का मात्रक होता है। अगला पॉइंट है कि बल का मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, बल जो न्यूटन साहब ने दिया था, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड और किग्रा इंटू मीटर। तो इसको हम निकाल कर दिखाएंगे आपको कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का सूत्र होता है F बराबर के यम इंटू के ए। तो यम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, यम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, और ए बराबर क्या होता है, त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक आपका हो गया किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम, केजी, इंटू त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसमें जो आपका दिखा रहा है ब जो है किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का ब, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। चौथा प्रश्न देख रहे हैं, 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देखिएगा 4 नंबर प्रश्न कि MKS पद्धति में भार का मात्रक होता है। ऑप्शन आपके सामने है ग्राम, ऑप्शन है कि ग्राम होता है, कि न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, कि किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है, और अगला है ग्राम इंटू भार होता है, ग्राम इंटू भार। तो ध्यान दीजिएगा, दिया कि MKS पद्धति में भार का मात्रक इनमें से क्या होता है, तो भार का मात्रक होता है, ध्यान दीजिए, MKS पद्धति में किलोग्राम, केजी, ठीक ना। जो पद्धति आपको MKS पद्धति बताई गई है, MKS पद्धति में आपका भार का रखा गया है, आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका भार का हो जाएगा किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ये बात भी ध्यान देते रहेंगे, ठीक ना। फिर आगे आप लोग देखेंगे, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन आपके सामने, विस्थापन है, कि त्वरण है, कि बल है, कि दूरी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अदिश राशि पूछा है, तो विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। और जो द का आपका ऑप्शन है दूरी, दूरी ये क्या है आपका, ये आपका है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी अदिश राशि है, तो दूरी, दूरी, दूरी जो है आपका अदिश राशि है। सारी जो राशियां हैं वो क्या है, सदिश है, सारी राशियां क्या है, सदिश है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि यफ, यम और ए में संबंध होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि यफ कामा यम कामा ए में क्या संबंध होता है। तो आप पढ़ चुके हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, यफ इक्वल टू होता है कि यम इंटू के ए। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे के त्वरण होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ सही होगा, यफ बराबर यम इंटू के ए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का सही सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका पहला दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन संवेग का सही सूत्र पूछ रहा है कि संवेग का सही सूत्र कौन सा है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, और जो है ये P बराबर के यम इंटू के भी दिया है,
यम बराबर के पी इंटू भी दिया है, और आगे दिया है पी बराबर यम इंटू के क्यू दिया है, और आगे देखिएगा पी बराबर भी बराबर पी इंटू यम दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संवेग का सही सूत्र क्या होगा। तो संवेग को पी से दर्शाते हैं, और पी बराबर यम इंटू के भी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर आंधी फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पी बराबर यम इंटू भी होता है। आगे देखिएगा, आगे अब आपका खंड ख, आगे ध्यान दीजिएगा, जो बहुविकल्पी में आप खंड ख देखेंगे, और खंड ख में आपका देखना है क्या, रसायन विज्ञान। क्या देखना है, रसायन विज्ञान, जिसमें केमिस्ट्री के पोर्शन को कवर करेंगे। और इसमें देखिएगा पहला पॉइंट है जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की बात बोला है, और बोला है कि आकार और आयतन। ध्यान दीजिएगा, अगला बोला है कि आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो किसके आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया है, ठोस के, कि द्रव के, कि गैस के, कि गैस और द्रव के। तो ध्यान दीजिएगा, आकार पूछा है कि आकार जिसका अनिश्चित होता है, अनिश्चित आकार वाले, तो इसका आप लोग गैस के साथ जाइएगा, लेकिन गैस आंसर आपका बिल्कुल सही नहीं है। आपका आंसर होगा गैस एवं द्रव। गैस एवं द्रव दोनों के आकार क्या होते हैं, दोनों के आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर द इन दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर द इन दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 नंबर देखा जा रहा है कि जल में नमक के विलय करने से बनता है। ध्यान दीजिएगा, जल में नमक मिला दीजिएगा, नमक, तो जो ये बनता है कौन सा मिश्रण होता है, तो ये जो आपका मिश्रण होता है समांगी मिश्रण बोला जाता है, या समांगी विलयन बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जल में नमक के विलय करने से बनता है समांगी मिश्रण, ठीक ना। अगला पॉइंट देखिएगा, सोडियम का प्रतीक, 10 नंबर पूछ रहा है कि सोडियम का प्रतीक या संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो सोडियम को किससे दर्शाते हैं, ऑप्शन आपके सामने, यन से, कि के से, कि यनी से, कि यमजी से। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम को दर्शाते हैं किससे, यन से। सोडियम को किससे दर्शाते हैं, यन, आप दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और के जो होता है पोटेशियम होता है, एमजी जो होती है मैग्नीशियम होती है। आगे देखिएगा, आगे आपका अगला 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 300 केल्विन तापमान को, यहाँ पे केल्विन 300 केल्विन तापमान दिया है, और इसको बदलना है किसमें, इसको बदलना है सेल्सियस में। इसको किस में बदलना है, सेल्सियस में। तो ध्यान दीजिए, आपको बदलने का भी तरीका हम बता चुके हैं कि सेल्सियस को जब केल्विन बदलना हो तो सूत्र है C/5 बराबर के F माइनस 32/9 और बराबर K माइनस 273/5। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है फारेनहाइट का मैटर है ये नहीं है, तो फारेनहाइट को यहाँ से मैं हटा दूंगा, और अब देखेंगे किसमें कंपैरिजन कराना है, सेल्सियस और केल्विन में। तो ध्यान दीजिए, सेल्सियस में बदलना है तो C/5 लिखेंगे, बराबर K का मान दिया है 300 केल्विन, और यहाँ पे देखिएगा माइनस 273/5 लिखेंगे। और इसके बाद देखिए इसका आप तिर्यक गुणा करा लीजिए, यहाँ पे कराते हैं 5C और बराबर 5 इंटू 300 माइनस 273। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से 5 खत्म हो गया, और C बराबर हो जाएगा 300 में से 273 घटाएंगे तो आपका मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा आपका 7 और यहाँ पे मिलेगा 2, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो कि आपका आंसर में ऑप्शन में दिया है 24 डिग्री सेल्सियस, की 25 डिग्री सेल्सियस, की 26 डिग्री सेल्सियस, की 27 डिग्री सेल्सियस। दी करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा द वाला 27 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपका 12 नंबर, यहाँ पे आपको बता रहे हैं जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है, जस्ता, की ऑक्सीजन, की ब्रोमीन, की कागज। ध्यान दीजिएगा, जस्ता भी आपका एक तत्व है, एलिमेंट है। अगला देखिएगा, ऑक्सीजन भी आपका एक एलिमेंट है, और ब्रोमीन भी आपका क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन जो कागज है, कागज आप देख रहे हैं, कागज आपका तत्व नहीं है। तो यानी करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि तत्व नहीं है, तो हमको बताना है कौन नहीं है, कागज है। तो 12 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कागज के साथ जाइएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है, नमक का घोल, कि दूध का घोल, कि कॉपर सल्फेट का घोल, कि स्टार्च का विलयन। ध्यान दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वाला, स्टार्च का विलयन जो होता है, स्टार्च का विलयन जो होता है
वह आपका टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो आप देख रहे हैं सभी का आप लोगों को आंसर बता दिया गया और साथ में आप लोगों ने देखा कैसा प्रश्न आ रहा है क्लास 9th में। तो आगे देखिएगा, आगे अब देखते हैं खंड ग। अब खंड ग है जो आपका बायो है, ध्यान दीजिएगा। खंड क जो था, खंड क आप ध्यान देंगे, जो खंड क था वह भौतिक विज्ञान फिजिक्स पर आधारित था, ख वाला जो था केमिस्ट्री पर आधारित था। और खंड ग को देखेंगे और खंड ग आपका बताएगा क्या, जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान। इसका देखिएगा अगला है 14 नंबर पॉइंट का, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लास्टिडस होते हैं, प्लास्टिडस होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 4, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और ये सभी। तो जो आप देख रहे हैं ना, प्लास्टिडस होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये सभी के साथ जाइएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी होते हैं, क्या होते हैं, तो प्लास्टिडस होते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर बता रहा है कोशिका की खोज किसने किया था। तो आप काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज जो किए थे रॉबर्ट हुक किए थे। तो ऑप्शन आपके सामने रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेसी बोस और हेक्सले। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का और, जो आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 16 नंबर। 16 नंबर पूछ रहा है कि अस्थि किस प्रकार का उत्तक है। जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि अस्थि किस प्रकार का उत्तक होता है। ऑप्शन आपके सामने है, संवहन उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक। तो अस्थि जो होता है, अस्थि आपका संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक कौन सा उत्तक होता है, तो संयोजी उत्तक होता है। अस्थि कौन सा उत्तक होता है, तो संयोजी उत्तक होता है। अगला देखिएगा 17 नंबर, राइबोसोम का कार्य। राइबोसोम का कार्य और ऑप्शन आपके सामने है। राइबोसोम का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, कि श्वसन का कार्य कराना, कि प्रोटीन संश्लेषण करना, कि प्रकाश संश्लेषण करना। तो राइबोसोम जो करता है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण के साथ अगर आप गए होंगे तो सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। आगे देखिएगा सबसे लंबी कोशिकाएं किसकी होती है। सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा है 18वां नंबर कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका होती है, ऑप्शन आपके सामने है, कंकाल कोशिका की, पेशी कोशिका की, तंत्रिका कोशिका की और संयोजी कोशिका की, संयोजी उत्तक की। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है हमारे शरीर में वो होती है तंत्रिका तंत्र की। किसकी, तंत्रिका कोशिका की। किसकी, तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक ना। 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर आपका है कि कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन की, कि लैक्टिन की, कि सेलुलोज की, कि सुक्रोज की। ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि नई पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है किसकी, तो सेलुलोज की बनी होती है। इसका भी आंसर सेलुलोज ही होगा और 20 वाले का आंसर भी क्या होगा, सेलुलोज होगा। 2 बार इस प्रश्न को रिपीट करा है। और आगे देखिएगा, आगे देखेंगे अब खंड ब, जो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बहुविकल्पी प्रश्न खत्म है। अब आपको देखना है क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, जो कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी आपका खत्म है। अब देखिएगा बहुविकल्पी में खत्म होने के बाद आपका आता है अगला खंड क में। अब वर्णात्मक प्रश्न को देखना है और इसमें देखना है भौतिक विज्ञान के प्रश्न को। पहला प्रश्न बोल रहा है, जो आप देख रहे होंगे, पहला प्रश्न, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण सहित व्याख्या लिखिए। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताना है। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप ध्यान दीजिएगा कौन नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको यही बताता है कि जब किसी दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसको F12 = F-21 के से भी इसके सूत्र को दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। और इसमें आप लोगों को उदाहरण के एग्जाम्पल के दौर में आप देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि अगर नाव से कूदता है तो नाव को पीछे की तरफ क्या करता है, पुश करता है, धक्का करता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण रॉकेट का उड़ना। जो रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट पीछे से बहुत तेजी से गैस छोड़ता है और गैस छोड़ने के बाद वो आगे को बढ़ता है, ये भी हुआ। तीसरा हुआ
रोड पर घोड़े का दौड़ना, जब रोड पर घोड़ा दौड़ता है तो अपने एक पैर से पृथ्वी को क्या करता है, धक्का देता है। तो धक्का देता है तो पृथ्वी उसको आगे की तरफ धक्का देती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये भी आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जब किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना बल लगाती है। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिएगा, स्मॉल जी रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी में यहाँ पे आपका रिलेशन बताना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉल जी होता है ना वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जो कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक स्थिरांक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक स्थिरांक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक स्थिरांक। और इसी में क्या संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा, संबंध की बात बोलें कि इसमें क्या रिलेशनशिप होती है इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। और यहीं पे इसका कैपिटल जी का बात बोल लिया जाए तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर होता है। ये जो होता है स्मॉल जी होता है कैपिटल जी। और इसका रिलेशन पूछे, आपको रिलेशन बताने का प्रयास करें तो आप देखिएगा यहाँ पे स्मॉल जी बराबर होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यमी अपान के आर ई का स्क्वायर। ये जो होता है आपका संबंध होता है, ये इसके बीच में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से इस प्रश्न को समेटा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे आपका 3 नंबर, इसको क्लीन कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आगे देखिएगा 3 नंबर आपका पूछ रहा है। 3 नंबर क्या पूछ रहा है, 3 नंबर में देखिएगा बोल रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किमी प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, बस का त्वरण पूछ रहा है तो बस का त्वरण आपका क्या हो जाएगा, मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। उसकी गति क्या हो रही है, अचानक उसकी गति जो है, गति उसका ध्यान दीजिएगा, उसकी गति क्या हो रही है, उसकी गति घट रही है। तो उसकी गति घट रही है तो क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। त्वरण में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो जब यहाँ पे देखेंगे आप मंदन हो रहा है तो 5 सेकंड में ध्यान दीजिएगा 80 किमी प्रति घंटा से घटकर 60 किमी प्रति घंटा हो जा रही है। ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन देखते हैं तो वेग, इसका सूत्र होता है त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन और बटा के क्या होगा, समय लगा समय। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में ध्यान दीजिए 80 से घट रहा है ना, 80 से घटकर कितना हो जा रहा है, 60। 80 से घटकर कितना हो रहा है, 60। और इसको घटने में कितना सेकंड का समय लगता है, तो समय जो लगता है आपका 5 लगता है। कितना लगता है, 5 लगता है। तो 80 में से 60 को घटाएंगे हो जाएगा 20 और बटा में हो जाएगा 5 और 5 चौके हो जाएगा 20। और त्वरण को दर्शाते हैं ए से और ए बराबर हो जाएगा 4 और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति के सेकंड का स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर से उसमें क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से उसके वेग में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। आगे देखिएगा, आगे आपका अब दे रहा है, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में बता रहा है कि न्यूटन का गतिक विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि बल F बराबर m इंटू ए त्वरण होता है। ध्यान दीजिए, न्यूटन ने तीन नियम दिया। यहाँ पे आप लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं और मिटाने के बाद आप ध्यान दीजिएगा इसको। न्यूटन ने 3 नियम दिया और ये 3 नियम में से पूछ रहा है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम दीजिए। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। पहला नियम है जो आप, पहला नियम को गैलोलियो का नियम या जड़त्व का नियम बोलते हैं। गैलोलियो का नियम बोलते हैं या जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसर का नियम को बोलते हैं F बराबर m इंटू ए, यहीं से निकल कर आता है। और तीसर का जो नियम होता है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। जो आपके पूरे जो क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में 2 वाला भी समेटा और 3 वाला भी समेटा। तो इसको ध्यान दीजिए, इसको मैं बता दिया आपको, एक्शन रिएक्शन का नियम है। लेकिन जो ये नियम है F बराबर m इंटू ए, इसी को पूछ रहा है कि क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम होता है, ये जो यफ होता है ना, यफ होता है इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती का मैटर होता है। ध्यान दीजिएगा,
इसके नियम के अनुसार ये निकल कर आता है कि F बराबर m इंटू ए, और F बराबर m इंटू ए हमको यही बताता है कि किसी भी वस्तु में m द्रव्यमान की वस्तु में F बल लगाने से उसके अंतर जो त्वरण उत्पन्न होता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। और इसका जो सूत्र होता है F अनुक्रमानुपाती m इंटू के ए, इसी को सिद्धिकरण पूछ रहा है। और F बराबर हम अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए क्या लेते हैं, नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं, नियतांक लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या लिया जाता है, के बराबर 1 लिया जाता है। तो F बराबर के इंटू के m इंटू ए, तो के बराबर 1 लेते हैं। तो के जो एक राशि है, एक जो वैल्यू है, वैल्यू का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 रखने से उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको लिखते हैं F बराबर m इंटू के ए, जिससे हमें बल का नियम निकलता है। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर m इंटू ए निकलता है। यही बात को हमको सिद्ध कराना है, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे आपको देख रहे हैं कि दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया, इसी प्रश्न के अथवा में दिया है कि दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए। दूरी और विस्थापन को परिभाषित करना है तो दूरी, डिस्टेंस, यहाँ पे देखिएगा दूरी और विस्थापन को परिभाषित करना है। दूरी और विस्थापन, तो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। यहाँ पे दूरी की बात कर लिया जाए तो दूरी जो होती है लंबाई होती है, और दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एकांक समय में चली गई लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी, एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी बोलते हैं। और दूरी बराबर होता क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ से निकल कर आता है चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे के समय होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और दूरी को किस में मापते हैं, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसको मात्रक बस मीटर कहेंगे तो सही रहेगा। इसका मात्रक जो हो जाएगा मीटर हो जाएगा, मीटर या किलोमीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। आगे देखिएगा, विस्थापन। आगे प्रश्न बनता है कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा, विस्थापन देखिएगा तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में जितना अधिक से अधिक वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में लगा समय, उसका क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। और विस्थापन को ध्यान दीजिए, विस्थापन को मीटर प्रति सेकंड से दर्शाते हैं। विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, मीटर प्रति सेकंड से। तो चली गई लंबाई को दूरी बोलते हैं, लेकिन अंतिम और प्रारंभिक, उस गतिशील वस्तु द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। और विस्थापन भी वही चीज है, जैसे कि आपको बताएं तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम्पल बुक में दिया होगा, एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे देखिएगा, ये कोई व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जो इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आना है, ठीक ना। ये इसकी क्या है, मंजिल है। और यहाँ तक आने में अगर इसको मान लीजिए, इस पूरे रास्ते का मार्ग जो लंबाई है वह 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर व्यक्ति को ऐसे ऐसे घूम कर आना है, यहाँ आना है, तो इसकी मंजिल कितनी है, 10 किलोमीटर। तो इसकी दूरी क्या बोलिएगा, 10 किलोमीटर इसने दूरी तय किया है। लेकिन विस्थापन इसका 10 किलोमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ से इसको यहीं तो जाना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की न्यूनतम दूरी जो कही जाएगी वह इसका विस्थापन बोला जाएगा। इसी को नापेंगे, अगर इसका मान 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो आ रहा है वही आपका विस्थापन होगा। 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। समझ में आया मेरी बात। तो इसको 3 किलोमीटर दूरी और विस्थापन नहीं होता है, को दूरी बोलते हैं, लेकिन विस्थापन उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को विस्थापन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अब आप देखेंगे ख वाले भाग में, यहाँ पे भाग जो ख है वहाँ पे आपको रसायन विज्ञान का वर्णन किया गया है। भाग ख में देखिएगा, भाग ख में रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के पोर्शन वाले क्वेश्चन को दिया है। और इसमें दिया है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है, 5 नंबर देखिएगा, इत्र की गंध मतलब सुगंध होता है। और इत्र की गंध अगर कहीं पे, यहाँ पे मान लीजिए इत्र है और यहाँ पे हम बैठे हैं, तो जब ये खुलता है तो यहाँ तक कैसे चला आता है, तो इत्र की गंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चली जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो कारण है वो आपका गैस है। और गैस का काम कौन कर रहा है, वायुमंडल में वायु कर रही है, एयर कर रहा है। तो एयर के माध्यम से न, यहाँ पे अगर डिब्बा खुला है इत्र का, तो यहाँ से जो एयर निकलता है, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह हमारे यहाँ तक आकर हमको सुगंधित कर दे रहे हैं। तो यही प्रश्न बना है कि
हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसी कारण है क्योंकि अगर इत्र होता है वो हमें गैस के माध्यम से यहाँ तक हमको सुगंध देता है, और गैसी माध्यम में जो होता है इसका आकार और आयतन आप पढ़ चुके हैं, अनिश्चित होता है, और गैस जो होती है वायुमंडल में अचानक ही क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक ना, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये गैसीय है, इसी कारण हमें सुगंध दिखाई देता है। आगे देखिएगा, मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, जो 6 नंबर है कि मिश्रण और यौगिक, मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक ना, तो कंपाउंड, तो इसी में अंतर स्पष्ट करना है कि मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे यौगिक। सबसे पहले क्या बताएंगे, यौगिक। और यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर, निश्चित मात्रा में मिलाने पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर जो आपका कंपाउंड, जो आपका अवक्षेप बनता है उसको बोलते हैं यौगिक। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर जो चीज बनता है उसको हम बोलते हैं यौगिक। जैसे कि आप लोग देखिएगा, जैसे कि जल का मिश्रण, अमोनिया का मिश्रण। यहाँ पे देखिएगा, जल का सूत्र जो होता है H2O। अब H2O की आप कल्पना करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। उसी तरह अमोनिया का बात कर लिया जाए तो NH3, और NH3 का आप परिकल्पना करेंगे तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। तो आपको इस बात को देखने से निष्कर्ष निकलता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर बने जो अवक्षेप होता है उसको यौगिक बोलते हैं। निश्चित मात्रा में मिला है कि नहीं मिला, इसी को आप देखेंगे, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, तो निश्चित मात्रा में मिले हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलने पर जो चीज बनता है उसको बोलते हैं क्या, यौगिक बोलते हैं। जैसे जल हो गया, अमोनिया का मिश्रण हो गया, सभी हो गए क्या हो गए, यौगिक हो गए। अब अगला आप देखते हैं, आपने यौगिक को देख लिया, अब देखेंगे क्या, मिश्रण को। अब क्या देखेंगे, मिश्रण को। और यहाँ पे देखिएगा, मिश्रण किसे बोलते हैं, मिक्सचर किसे बोलते हैं, मिश्रण क्या होता है। तो बस इसमें ध्यान दो, निश्चित मात्रा को यौगिक, निश्चित मात्रा मिलाने पर यौगिक, और अनिश्चित मात्रा मिलाने पर जो बनेगा उसको मिश्रण बोलेंगे। और इसकी परिभाषा डिफिनेशन कैसे बनकर आएगी, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, मैं बोला क्या, किसी भी अनुपात में मिलाने पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अवक्षेप बनेगा या जिस भी चीज का निर्माण होगा उसको बोलिएगा क्या, मिश्रण। तो इसमें अनिश्चित मात्रा में मिलाने का बात बोला गया है। क्या बोला गया है, अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर। तो अनिश्चित मात्रा में जो मिलता है और उसके द्वारा जो बनता है उसको बोलते हैं क्या, मिश्रण। और इसका एग्जांपल पूछेगा कि इसका एग्जांपल बताइए। जैसे में, तो जैसे भाई क्या हो गया, वायु का मिश्रण, वायु होगी, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है ना, अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक ना, अनेक गैसों का मिश्रण। अगर बोलेंगे कि इसमें भी तो क्लियर है कि 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है, 1% अन्य गैसें हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित मात्रा में किसी भी मात्रा में मिला देने पर बनता है, उसको वायु बोलते हैं। और वायु में मान लिया गया है ना कि 21% और 78% और 1% का नियम होता है, लेकिन क्लियर है क्या, अगर अभी आपको अनेक प्रकार की गंध आने लगेगी तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा कहीं बढ़ जाएगी, लेकिन अनुमानता इतनी माना गया है, ठीक ना। तो वायु हो गया, ये मिश्रण हो गया। आगे और सारे उदाहरण हैं, जैसे कि और उदाहरण में आप लोग देखिएगा तो आपका और हो गया, जैसे कि वायु हो गया, और वायु के बाद जैसे मान लीजिए कोई मिश्रित अवस्था में खाद्य पदार्थ हो गए, अगर उसमें क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज है उसमें अगर क्लियर नहीं है कि कौन पदार्थ कितना पड़ा, तो सारे एग्जाम्पल मिश्रण और मिक्सचर के कहे जाएंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, अगर अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर जो चीज बनता है उसको मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। आगे देखिएगा, बिलियन क्या है, बिलियन 7th नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि बिलियन क्या है। अगला क्वेश्चन बनता है कि बिलियन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बिलियन क्या है।
ठीक ना। तो बिलियन को देखेंगे कि बिलियन क्या है और बिलियन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिलियन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों को मिलाने पर जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। समांगी बात बोला गया है कि मतलब दोनों एक दूसरे में क्या हो जाए, मिल जाए, क्या हो जाए, मिल जाए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी मात्रा में, ठीक ना, मात्रा की बात नहीं किया जाता है कि कौन कितना है, कौन कितना है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताएंगे विलेय और विलायक। विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है आपका विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक, दूसरा विलायक। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है। मतलब एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं विलयन। और विलयन के दो रूप होते हैं, एक रूप होता है विलेय और एक रूप होता है विलायक। और विलेय किसे बोलते हैं और विलायक किसे बोलते हैं, ज्यादा लंबा प्रश्न है क्योंकि जो इसके मार्क्स हैं ज्यादा हैं और मार्क्स ज्यादा है, 6 नंबर का प्रश्न है। और जब मार्क्स ज्यादा हैं तो इसी कारण इसको भाई थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसको देखेंगे। तो विलेय जो होता है वह विलयन में क्या हो जाता है, जो घुलता है। जैसे कि मान लीजिए चीनी और पानी का विलयन देखो। अब जैसे चीनी और पानी का विलयन देखेंगे तो क्या है, ये बिलियन है, क्या है, बिलियन है। जैसे कि मान लो इसी को बिलियन बोलेंगे। और देखो जो चीनी है और पानी है, जो सबसे ज्यादा है, जिसमें जो वस्तु घुल जा रही है, देखिएगा चीनी है ना, पानी में घुल जाएगी ना, तो जो घुल जाएगा वह क्या है, वह आपका विलेय है, वो आपका क्या है, विलेय है। और जो जिसमें घुलेगा, जो घुला ले रहा है अपने अंदर, विलयन में विलायक में मिला ले रहा है, वह क्या बोला जाएगा, विलायक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, विलायक। तो जो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको बोलते हैं विलायक। उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके रूपों को भी पूछा है, तो विलयन के दो रूप होते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, पहला और दूसरा देखिएगा। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक को बोलते हैं विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन। ध्यान दीजिए, इसको समांगी विलयन है, जिसको बोलेंगे विषमांगी। तो समांगी क्या होगा, जब एक दूसरे को मिलाने पर पूर्णतः वे एक दूसरे में मिल जाएंगे, उसको बोलेंगे समांगी विलयन। और समांगी विलयन का आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो चीनी और पानी का जो विलयन होगा वो समांगी विलयन का उदाहरण सटीक हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर लिया जाए कि यहाँ पे विषमांगी मिश्रण का विलयन देखा जाएगा, तो विषमांगी मिश्रण में जैसे कि मान लीजिए कि पानी हो गया और प्लस कंकड़ या रेत का विलयन जो होगा वह एक दूसरे में नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसा विलयन क्या बोला जाएगा, विषमांगी विलयन कहा जाएगा, ठीक है। ऐसा विलयन क्या कहा जाएगा, विषमांगी विलयन कहा जाएगा। या अथवा में भी एक प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी एक प्रश्न है कि ऐसा ये या तो इसको करिए और या तो इस वाले प्रश्न को कीजिए। कोलाइडी विलयन क्या होता है और संपीड्यता क्या होती है। एक पर टिप्पणी करना है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संपीड्यता पर टिप्पणी। संपीड्यता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। संपीड्यता को पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं भी बोलते हैं। संपीड्यता को क्या बोला जाता है, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। तो ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु है और कोई भी वस्तु पर अगर बल लगाने पर, किसी भी यम द्रव्यमान के पिंड पर बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो उसको तो प्रत्यास्थता बोलते हैं। लेकिन जिसके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है और ज्यादा बल लगा दे और बल लगा दे, भाई देखो 20 न्यूटन का बल लगाए नहीं हुआ तो 20 के दुगना मैंने अगर 40 न्यूटन का बल लगा दिए तो ये वस्तु क्या हुई, मान लो कि अपने आकार में परिवर्तन कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बल लगता है जिसको बोलते हैं क्या, विरूपक बल। और विरूपक बल को हटा लें, पुनः इसके ऊपर से हटा लें तो पुनः यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, अर्थात यह क्या बोली जाएगी, संपीड्य वस्तु बोली जाएगी या पूर्ण प्लास्टिक वस्तु बोली जाएगी। जैसे कि आप प्लास्टिक ही ले लो, ठीक है। अब जैसे कि संपीड्यता का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विलोम को देखेंगे तो विलोम जो होता है आपका प्रत्यास्थता होता है। तो प्रत्यास्थता में एक गुण होता है कि उसके ऊपर बल लगाइएगा तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बल जो ही हटाएंगे वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। लेकिन संपीड्यता वस्तु वो बोली जाती है जिसके बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन तो हो सकता है भाई, लेकिन उसके जो विरूपक बल होता है उसको हटाइएगा तो पुनः वो अपनी अवस्था में नहीं आ सकती है। तो इतने जो प्रश्न थे, इसके इतने प्रश्न को आप देख लिए। और इसके बाद जो ग वाला पॉइंट है, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ग वाला पॉइंट है, इसमें आप लोगों को बायोलॉजी का दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। पहला प्रश्न है पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। दूसरा प्रश्न है कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर बोलते हैं। एक ही नंबर का 4 नंबर का प्रश्न है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा विस्तार कर लेंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, टूट जाए तो क्या होगा। और अगला दिया है कि तीनों प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। और पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है, इसको डिनोरेशन कराना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर लें और इसमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितना आपने प्रश्न को सही किया। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के धन्यवाद। देखते रहिए क्लास रूम से, मेरी अभिषेक सर।